कई दिन से तरफ़ैन अपने अपने मोर्चे पर जमे हुए थे। दिन में इधर और उधर से 10-12 फायर किए जाते जिनकी आवाज़ के साथ कोई इंसानी चीख बुलंद नहीं होती थी। मौसम बहुत खुशगवार था। हवा खुद रौ फूलों की महक में बसी हुई थी। पहाड़ियों की ऊंचाइयों और ढलवानों पर जंग से बेखबर कुदरत अपने मुकर्ररा अशगाल में मसरूफ़ थी। परिंदे उसी तरह चहचहाते थे, फूल उसी तरह खिल रहे थे और शहद की सुस्त रौ मक्खियाँ उसी पुराने ढंग से उन पर ऊँग ऊँग कर रस चूसती थीं। जब पहाड़ियों में किसी फायर की आवाज़ गूंजती तो चहचहाते हुए परिंदे चौंक कर उड़ने लगते, जैसे किसी का हाथ साज के गलत तार से जा टकराया है और उनकी समात को सदमा पहुंचाने का मूजिब हुआ है। सितंबर का अंजाम अक्टूबर के आगाज़ से बड़े गुलाबी अंदाज में बगलगीर हो रहा था। ऐसा लगता था कि मौसम में सरमा और गर्मा में सुलह सफाई हो रही है। नीले नीले आसमान पर धुनकी हुई रूई ऐसे पतले पतले और हल्के हल्के बादल यूं तैरते थे जैसे अपने सफ़ेद बजरू में तफरीह कर रहे हैं। पहाड़ी मोर्चों में दोनों तरफ के सिपाही कई दिन से बड़ी कोफत महसूस कर रहे थे कि कोई फैसला कुन बात क्यों वकू पजीर नहीं होती। उकताकर उनका जी चाहता था कि मौका बेमौका एक दूसरे को शेर सुनाएं। कोई ना सुने तो ऐसे ही गुनगुनाते रहें। पथरीली ज़मीन पर औंधे या सीधे लेटे रहते थे और जब हुक्म मिलता था एक दो फायर कर देते थे। दोनों के मोर्चे बड़ी महफूज जगह थे। गोलियां पूरी रफ्तार से आती थीं और पत्थरों की ढाल के साथ टकरा कर वहीं चित हो जाती थीं। दोनों पहाड़ियां जिन पर ये मोर्चे थे करीब करीब एक कद की थीं। दरमियान में छोटी सी सब्ज पोश वादी थी जिसके सीने पर एक नाला मोटे सांप की तरह लूटता रहता था। हवाई जहाज़ों का कोई ख़तरा नहीं था। तोपें उनके पास थीं ना उनके पास, इसलिए दोनों तरफ बेखौफ व ख़तर आग जलाई जाती थी। उनसे धुएं उठते और हवाओं में घुल मिल जाते। रात को चूँकि बिल्कुल खामोशी होती थी, इसलिए कभी कभी दोनों मोर्चों के सिपाहियों को एक दूसरे की किसी बात पर लगाए हुए कहकहे सुनाई दे जाते थे। कभी कोई लहर में आके गाने लगता तो उसकी आवाज़ रात के सन्नाटे को जगा देती। एक के पीछे एक बाज गश्त सदाएं गूंजती तो ऐसा लगता कि पहाड़ियां आमोख्ता दोहरा रही हैं। चाय का दौर ख़त्म हो चुका था। पत्थरों के चूल्हे में चीड़ के हल्के फुल्के कोयले करीब करीब सर्द हो चुके थे। आसमान साफ था, मौसम में खुनकी थी, हवा में फूलों की महक नहीं थी। जैसे रात को उन्होंने अपने इत्रदान बंद कर लिए थे। अलबत्ता चीड़ के पसीने यानी बिरोजे की बू थी, मगर ये भी कुछ ऐसी नागवार नहीं थी। सब कंबल ओढ़े सो रहे थे, मगर कुछ इस तरह के हल्के से इशारे पर उठकर लड़ने मरने के लिए तैयार हो सकते थे। जमादार हरनाम सिंह खुद पहरे पर था। उसकी रास्कोप घड़ी में 2 बजे तो उसने गंडा सिंह को जगाया और पहरे पर मुतय्यन कर दिया। उसका जी चाहता था कि सो जाए, पर जब लेटा तो आंखों से नींद को इतना दूर पाया जितने के आसमान के सितारे थे। जमादार हरनाम सिंह चित लेटा उनकी तरफ देखता रहा और गुनगुनाने लगा, जुत्ती लैनियाँ सा सितारियाँ वाली, सितारियाँ वाली, वे हरनाम सिंघा हो यारा, भावें तेरी मैं विक जाए। और हरनाम सिंह को आसमान पर हर तरफ सितारों वाले जूते बिखरे नजर आए जो झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। हत्ता जुत्ती ले दूँ सितारियाँ वाली, सितारियाँ वाली, नी हरनाम कोरे हो नारे, भावें मेरी मैं विक जाए। ये गाकर वो मुस्कराया। फिर ये सोचकर कि नींद नहीं आएगी, उसने उठकर सबको जगा दिया। नार के जिक्र ने उसके दिमाग में हिलचुल पैदा कर दी थी। वो चाहता था कि ऊट पटांग गुफ्तगू हो जिससे उस बोली की हरनाम कोरी कैफियत पैदा हो जाए। चुनाचे बातें शुरू हुई, मगर उखड़ी उखड़ी रहीं। बंता सिंह जो उन सब में कम उम्र और खुश आवाज़ था, एक तरफ हटकर बैठ गया। बाकी अपनी बज़ाहिर पुरलुत्फ बातें करते और जमाइयाँ लेते रहे। थोड़ी देर के बाद बंता सिंह ने एकदम अपनी पुरसोज आवाज में हीर गाना शुरू कर दी। हीर आखिया जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनाउंदा, ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थकी।
जेड़ा गया नू मोड़ ले आंदा एक बाज तू कांग ने कूंज खोई वेखा चुप है के कुरलांदाई दुखां वालियां नू गल्लां सुख दियां ने किसे जोड़ जहान सुनांदा। फिर थोड़े वक्फे के बाद उसने हीर की इन बातों का जवाब रांझे की जुबान में गाया। जेड़े बाज तू कांग ने कूंज खोई सब्र शुक्र कर बाज फना होया इवें हाल है उस फकीर दानी धन माल गया ते तबाह होया करे सिद्क ते कम मालूम होवे तेरा रब रसूल गवाह होया दुनिया छड़ उदासियां पैण लइयां सैयद वारिसून वारिस शाह होया। बंता सिंह ने जिस तरह एकदम गाना शुरू किया था उसी तरह वह एकदम खामोश हो गया। ऐसा मालूम होता था कि खाकस्तरी पहाड़ियों ने भी उदासियां पहन ली हैं। जमादार हरनाम सिंह ने थोड़ी देर के बाद किसी गैर मरई चीज़ को मोटी सी गाली दी और लेट गया। दफातन रात के आखिरी पहर की इस उदास फजा में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। सब चौंक पड़े। आवाज़ करीब से आई थी। सूबेदार हरनाम सिंह ने बैठकर कहा, यह कहाँ से आ गया भौंकू? कुत्ता फिर भौंका। अब उसकी आवाज़ और भी नज़दीक से आई थी। चंद लम्हात के बाद दूर झाड़ियों में आहट हुई। बंता सिंह उठा और उसकी तरफ बढ़ा। जब वापस आया तो उसके साथ एक आवारा सा कुत्ता था जिसकी दुम हिल रही थी। वो मुस्कराया, जमादार साहब मैं हुक्म। उधर बोला तो कहने लगा, मैं हूं चिपड़ झुनझुन। सब हंसने लगे। जमादार हरनाम सिंह ने कुत्ते को पिचकारा, इधर आ चपड़ झुनझुन। कुत्ता दुम हिलाता हरनाम सिंह के पास चला गया और ये समझ करके शायद कोई खाने की चीज फेंकी गई है, जमीन के पत्थर सूंघने लगा। जमादार हरनाम सिंह ने थैला खोलकर एक बिस्किट निकाला और उसकी तरफ फेंका। कुत्ते ने उसे सूंघकर मुंह खोला, लेकिन हरनाम सिंह ने लपक कर उसे उठा लिया। ठहर, कहीं पाकिस्तानी तो नहीं? सब हंसने लगे। सरदार बंता सिंह ने आगे बढ़कर कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा और जमादार हरनाम सिंह से कहा, नहीं जमादार साहब, चपड़ झुनझुन हिंदुस्तानी है। जमादार हरनाम सिंह हंसा और कुत्ते से मुखातिब हुआ, निशानी दिखाओ। कुत्ता दुम हिलाने लगा। हरनाम सिंह जरा खुल के हंसा, ये कोई निशानी नहीं, दुम तो सारे कुत्ते हिलाते हैं। बंता सिंह ने कुत्ते की लर्जा दुम पकड़ ली। शरणार्थी है बेचारा। जमादार हरनाम सिंह ने बिस्किट फेंका जो कुत्ते ने फौरन दबोच लिया। एक जवान ने अपने बूट की एड़ी से जमीन खोदते हुए कहा, अब कुत्तों को भी या तो हिंदुस्तानी होना पड़ेगा या पाकिस्तानी। जमादार ने अपने थैले से एक बिस्किट निकाला और फेंका। पाकिस्तानियों की तरह पाकिस्तानी कुत्ते भी गोली से उड़ा दिए जाएंगे। एक ने जोर से नारा बुलंद किया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुत्ता जो बिस्किट उठाने के लिए आगे बढ़ा था डर के पीछे हट गया। उसकी दुम टांगों के अंदर घुस गई। जमादार हरनाम सिंह हंसा, अपने नारे से क्यों डरता है चपड़ झुनझुन?
खा, ले एक और ले। उसने थैले से एक और बिस्किट निकाल कर उसे दिया। बातों बातों में सुबह हो गई। सूरज अभी निकलने का इरादा ही कर रहा था कि 4 सू उजाला हो गया। जिस तरह बटन दबाने से एकदम बिजली की रोशनी होती है, इसी तरह सूरज की शुआएं देखते ही देखते उस पहाड़ी इलाके में फैल गईं, जिसका नाम टेटवाल था। उस इलाके में काफी देर से लड़ाई जारी थी। एक एक पहाड़ी के लिए दर्जनों जवानों की जान जाती थी, फिर भी कब्जा गैर यकीनी होता था। आज ये पहाड़ी उनके पास है, कल दुश्मन के पास। बरसों फिर उनके कब्जे में, इससे दूसरे रोज वो फिर दूसरों के पास चली जाती थी। सूबेदार हरनाम सिंह ने दूरबीन लगाकर आसपास का जायजा लिया। सामने पहाड़ी से धुआं उठ रहा था। उसका ये मतलब था कि चाय वगैरह तैयार हो रही है। उधर भी नाश्ते की फिक्र हो रही थी। आग सुलगाई जा रही थी। उधर वालों को भी यकीनन उधर से उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा था। नाश्ते पर सब जवानों ने थोड़ा थोड़ा कुत्ते को दिया, जिसको उसने खूब पेट भर के खाया। सब इससे दिलचस्पी ले रहे थे, जैसे वो उसको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। उसके आने से काफी चहल पहल हो गई थी। हर एक उसको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पिचकार कर चपड़ झुनझुन के नाम से पुकारता और उसे प्यार करता। शाम के करीब दूसरी तरफ पाकिस्तानी मोर्चे में सूबेदार हिम्मत खान अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को, जिनसे बेशुमार कहानियां वाबस्ता थीं, मरोड़े देकर टेटवाल के नक्शे का बगाव और मुतालिया कर रहा था। उसके साथ ही वायरलेस ऑपरेटर बैठा था और सूबेदार हिम्मत खान के लिए प्लाटून कमांडर से हिदायत वसूल कर रहा था। कुछ दूर एक पत्थर से टेक लगाए और अपनी बंदूक लिए बशीर हौले हौले गुनगुना रहा था, चन कित्थे गवाई आई रात वे, चन कित्थे गवाई आई। बशीर ने मजे में आकर जरा ऊंची आवाज की तो सूबेदार हिम्मत खान की कड़क बुलंद हुई, ओए कहाँ रहा है तू रात भर? बशीर ने सवालिया नजरों से हिम्मत खान को देखना शुरू किया, जो बशीर के बजाय किसी और से मुखातिब था। बताओ ए। बशीर ने देखा कुछ फासले पर वो आवारा कुत्ता बैठा था, जो कुछ दिन हुए उनके मोर्चे में बिन बुलाए मेहमान की तरह आया था और वहीं टिक गया था। बशीर मुस्कुराया और कुत्ते से मुखातिब होकर बोला, चन कित्थे गवाई आई रात वे, चन कित्थे गवाई आई। कुत्ते ने जोर से दुम हिलाना शुरू कर दी, जिससे पथरीली जमीन पर झाड़ू सी फिरने लगी। सूबेदार हिम्मत खान ने एक कंकर उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। साले को दुम हिलाने के सिवा और कुछ नहीं आता। बशीर ने एकदम कुत्ते की तरफ गौर से देखा। उसकी गर्दन में क्या है ये कहकर वो उठा, मगर इससे पहले एक और जवान ने कुत्ते को पकड़कर उसकी गर्दन में बंधी हुई रस्सी उतारी। उसमें गत्ते का एक टुकड़ा परोया हुआ था, जिस पर कुछ लिखा था। सूबेदार हिम्मत खान ने यह टुकड़ा लिया और अपने जवानों से पूछा, लुंडे हैं, जानता है तुम में से कोई पढ़ना? बशीर ने आगे बढ़कर गत्ते का टुकड़ा लिया। हाँ हाँ, कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ। और उसने बड़ी मुश्किल से हर्फ जोड़ जोड़ कर ये पढ़ा, चप्पड़ झुन झुन, चप्पड़ झुन झुन। ये क्या हुआ? सूबेदार हिम्मत खान ने अपनी बड़ी तारीखी मूंछों को जबरदस्त मरोड़ा दिया। कोड वर्ड होगा कोई। फिर उसने बशीर से पूछा, कुछ और लिखा है बशीरे? बशीर ने जो हरूफ शनासी में मशगूल था जवाब दिया, जी हाँ, ये हिंदुस्तानी कुत्ता है। सूबेदार हिम्मत खान ने सोचना शुरू किया, मतलब क्या हुआ इसका? क्या पढ़ा था तुमने? चपड़, बशीर ने जवाब दिया, चपड़ झुन झुन। एक जवान ने बड़े आकिलाना अंदाज में कहा, जो बात है इसी में है। सूबेदार हिम्मत खान को ये बात माकूल मालूम हुई। हाँ, कुछ ऐसा लगता है। बशीर ने गत्ते पर लिखी इबारत पढ़ी, चपड़ झुन झुन, ये हिंदुस्तानी कुत्ता है। सूबेदार हिम्मत खान ने वायरलेस सेट किया और कानों पर हेडफोन जमाकर प्लाटून कमांडर से खुद उस कुत्ते के बारे में बातचीत की। वो कैसे आया था, किस तरह उनके पास कई दिन पड़ा रहा, फिर एकाएकी गायब हो गया और रात भर गायब रहा। अब आया है तो उसके गले में रस्सी नजर आई, जिसमें गत्ते का एक टुकड़ा था। उस पर जो इबारत लिखी थी वो उसने 3-4 मरतबा दोहराकर प्लाटून कमांडर को सुनाई, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बशीर अलग कुत्ते के पास बैठकर उसे कभी पिचकार कर, कभी डरा धमका कर पूछता रहा कि वो रात कहाँ गायब रहा था और उसके गले में वो रस्सी और गत्ते का टुकड़ा किसने बांधा था, मगर कोई खातिर खा जवाब न मिला। वो जो सवाल करता उसके जवाब में कुत्ता अपनी दुम हिला देता। आखिर गुस्से में आकर बशीर ने उसे पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। कुत्ता तकलीफ के बायस चाऊं चाऊं करने लगा। वायरलेस से फारिग होकर सूबेदार हिम्मत खान ने कुछ देर नक्शे का बगाव और मुतालिया किया, फिर फैसला कुन अंदाज में उठा और सिगरेट की डिबिया का ढकना खोलकर बशीर को दिया। बशीरे लिख इस पर गौर मक्खी में, इन कीड़े मकोड़ों में। बशीर ने सिगरेट की डिबिया का गत्ता लिया और पूछा, क्या लिखूं सूबेदार साहब? सूबेदार हिम्मत खान ने मूंछों को मरोड़े देकर सोचना शुरू किया। लिख दे, बस लिख दे। ये कहकर उसने जेब से पेंसिल निकालकर बशीर को दी। क्या लिखना चाहिए? बशीर पेंसिल के मुंह को लब लगाकर सोचने लगा, फिर एकदम सवाली अंदाज में बोला, सिपड़ सुन सुन। लेकिन फौरन ही मुतमईन होकर उसने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है, चपड़ झुनझुन का जवाब सिपड़ सुन सुन ही हो सकता है।
क्या याद रखेंगे अपनी माँ के सुखड़े को। बशीर ने पेंसिल सिगरेट की डबिया पर जमाई, सपड़ सुन सुन 16 आने लिख सब सपड़ सुन सुन। ये कहकर सूबेदार हिम्मत खान ने जोर का कहका लगाया और आगे लिख ये पाकिस्तानी कुत्ता है। सूबेदार हिम्मत खान ने गत्ता बशीर के हाथ से लिया, पेंसिल से उसमें एक तरफ छेद किया और रस्सी में पिरोकर कुत्ते की तरफ बढ़ा। ले जा ये अपनी औलाद के पास। ये सुनकर खूब हंसे। सूबेदार हिम्मत खान ने कुत्ते के गले में रस्सी बांध दी और वो इस दौरान में अपनी दुम हिलाता रहा। उसके बाद सूबेदार ने उसे कुछ खाने को दिया और बड़े नासिहाने अंदाज में कहा, देखो दोस्त, गद्दारी मत करना, याद रखो गद्दार की सजा मौत होती है। कुत्ता दुम हिलाता रहा। जब वो चित्रा खा चुका तो सूबेदार हिम्मत खान ने रस्सी से पकड़कर उसका रुख पहाड़ी की इकलौती पगडंडी की तरफ फेरा और कहा, जाओ हमारा खत दुश्मनों तक पहुंचा दो, मगर देखो वापस आ जाना, ये तुम्हारे अफसर का हुक्म है, समझे। कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई और आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी पर जो बल खाती हुई नीचे पहाड़ी के दामन में जाती थी चलने लगा। सूबेदार हिम्मत खान ने अपनी बंदूकें उठाई और हवा में फायर किया। फायर और उसकी बाज गश्त दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों के मोर्चे में सुने गई। इसका मतलब उनकी समझ में ना आया। जुम्मेदार हरनाम सिंह मालूम नहीं किस बात पर चिड़चिड़ा हो रहा था, ये आवाज़ सुनकर और भी चिड़चिड़ा हो गया। उसने फायर का हुक्म दे दिया। आधे घंटे तक चुनाचे दोनों मोर्चों से गोलियों की बेकार बारिश होती रही। जब इस शोल से उकता गया तो जुम्मेदार हरनाम सिंह ने फायर बंद करा दिया और दाढ़ी में कंगा करना शुरू कर दिया। इससे फारिग होकर उसने जाली के अंदर सारे बाल बड़े सलीके से जमाए और बंता सिंह से पूछा, ओए बंता सिंह, चपड़ झुनझुन कहाँ गया। बंता सिंह ने चपड़ की खुश्क लकड़ी से बिरोजा अपने नाखूनों से जुदा करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ। हरनाम सिंह ने कहा, बंता सिंह इस मुहावरे का मतलब न समझा, हमने तो इसे घी की कोई चीज़ नहीं खिलाई थी। यह सुनकर जुम्मेदार हरनाम सिंह बड़े जोर से हंसा। ओए अनपढ़, तेरे साथ तो बात करना 95 का घाटा है। इतने में वो सिपाही जो पहरे पर था और दूरबीन लगाए इधर से उधर देख रहा था एकदम चिल्लाया, वो आ रहा है। सब चौंक पड़े। जमादार हरनाम सिंह ने पूछा, कौन? पहरे के सिपाही ने कहा, क्या नाम था उसका? चपड़ झुनझुन, चपड़ झुनझुन। ये कहकर जमादार हरनाम सिंह उठा, क्या कर रहा है? पहरे के सिपाही ने जवाब दिया, आ रहा है। जमादार हरनाम सिंह ने दूरबीन उसके हाथ में ली और देखना शुरू किया। इधर ही आ रहा है, रस्सी बंधी हुई है गले में, लेकिन ये तो उधर से आ रहा है, दुश्मन के मोर्चे से। ये कहकर उसने कुत्ते की मां को बहुत बड़ी गाली दी। उसके बाद उसने बंदूक उठाई और सुस्त बांधकर फायर किया। निशाना चूक गया। गोली कुत्ते से कुछ फासले पर पत्थरों की कुर्चियां उड़ाती जमीन में दफन हो गई। वो सहम कर रुक गया। दूसरे मोर्चे में सूबेदार हिम्मत खान ने दूरबीन में से देखा कि कुत्ता पगडंडी पर खड़ा है। एक और फायर हुआ तो दुम दुबाकर उल्टी तरफ भागा, सूबेदार हिम्मत खान के मोर्चे की तरफ। वो जोर से पुकारा, बहादुर डरा नहीं करते, चल वापस। और उसने डराने के लिए एक फायर किया। कुत्ता रुक गया। उधर से जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक चलाई। गोली कुत्ते के कान से सुनसुनाती हुई गुजर गई। उसने उछलकर जोर जोर से दोनों कान फड़फड़ाने शुरू किए। इधर से सूबेदार हिम्मत खान ने दूसरा फायर किया जो उसके अगले पंजों के पास पत्थरों में पेवस्त हो गया। बुखलाकर कभी वो इधर दौड़ा कभी उधर। उसकी इस बुखलाहट से हिम्मत खान और हरनाम दोनों मसरूर हुए और खूब कह कहे लगाते रहे। कुत्ते ने जमादार हरनाम सिंह के मोर्चे की तरफ भागना शुरू किया। उसने ये देखा तो बड़े ताव में आकर मोटी सी गाली दी और अच्छी तरह शिस्त बांधकर फायर किया। गोली कुत्ते की टांग में लगी। एक फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई। उसने अपना रुख बदला। लंगड़ा लंगड़ा कर सूबेदार हिम्मत खान के मोर्चे की तरफ बढ़ने लगा तो उधर से भी फायर हुआ, मगर वो सिर्फ डराने के लिए किया गया था। हिम्मत खान फायर करते चिल्लाया, बहादुर पर परवाह नहीं किया करते जख्मों की, खेल जाओ अपनी जान पर, जाओ जाओ। कुत्ता फायर से घबरा कर मुड़ा। एक टांग उसकी बिल्कुल बेकार हो गई थी। बाकी 3 टांगों की मदद से उसने खुद को चंद कदम दूसरी जानब घसीटा के जमादार हरनाम सिंह ने निशाना ताक कर गोली चलाई, जिसने उसे वहीं ढेर कर दिया। सूबेदार हिम्मत खान ने अफसोस के साथ कहा, शहीद हो गया है बेचारा। जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक की गर्म गर्म नाली अपने हाथ में ली और कहा, वही मौत मरा जो कुत्ते की होती है।